वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान नादिर गुरामानी। इस वक्त पंजाब में और ओवरऑल मुल्क में एक सियासी तनाव की सूरत हाल जो है वो बरकरार है और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये कहा जा रहा है कि परवेज इलाही साहब को एक बहुत बड़ा रिलीफ भी मिला है। हुकूमत इस फैसले से देखा जाए तो वो खुश नजर नहीं आ रही। वफाकी हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ रहे हैं, लेकिन अब इस अदालती हुक्म के बाद सूरत हाल किस तरफ जाएगी, इसी पर हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरजमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कायरा साहब। आपके कल अब आपने देखा कि तहरीक अदम एतमाद आपने जमा कराई, गवर्नर साहब ने एतमाद के वोट का कहा, लेकिन अब अदालती फैसला जो है वो आ गया है। तो आप अदालती फैसले के बाद अब पंजाब की सूरत हाल जो है वो सियासी सूरत हाल किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, अदालती फैसला नहीं आया। अदालत का एक हुक्मनामा आया कि जो गवर्नर साहब ने डी नोटिफाई किया चीफ मिनिस्टर को, उस अमल को उन्होंने अंडरटेकिंग लेके कि असेंबली डिसॉल्व नहीं की जाएगी, उन्होंने स्टे किया है 11 तारीख तक। ये कोई रिलीफ नहीं है, ये बेसिकली सिर्फ स्टेटस को है। अब सवाल ये है कि हमारा तो ऑब्जेक्टिव क्या था। खान साहब ने ऐलान किया था कि मैं असेंबलियां खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब 23 तारीख को तोड़ दूंगा जी। और चाहे परवेज इलाही साहब बादिल नखास्ता उनके साथ थे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा इंटरव्यूज में, जनरल बाजवा साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा कि अगर किसी ने बाजवा साहब के बारे में दोबारा कुछ कहा तो मैं बिल्कुल सख्त हिसाब लूंगा। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि पीटीआई के बहुत बड़ी तादाद में जो मेंबर्स हैं वो असेंबलियां डिसॉल्व नहीं करना चाहते। तो हम कह रहे थे कि हम असेंबलियां डिसॉल्व नहीं करने देंगे, हम आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करके इस अमल को रोकेंगे। हमने वो कानूनी रास्ता के गवर्नर साहब ने जब ये देखा कि ये असेंबलियां डिसॉल्व करने के चक्कर में हैं, तो ये उनका एक इख्तियार बनता है और फरीजा भी बनता है कि वो ये जज करे कि जो बंदा पंजाब की असेंबली डिसॉल्व करने लगा है, क्या उसके पास मेजॉरिटी हाउस का एतमाद हासिल है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है। और चीफ मिनिस्टर का कोई ये इनहेरिट इख्तियार नहीं होता, बल्कि वो मेजॉरिटी की राय अपने साथ रखते हुए फैसला करने का मजाज होता है। उन्होंने उनको कहा कि आप एतमाद का वोट लीजिए। वो कहते थे कि हमारे पास मेजॉरिटी है, वो मेजॉरिटी साबित कर देते। अच्छा, डी नोटिफाई हो गए थे, अदालत में जाने की भी कोई जरूरत नहीं थी। वो अगले दिन कहते थे ठीक है रखे, इलेक्शन होना है ना नए कायदे ऐवान का, तो नए कायदे ऐवान का शेड्यूल आ जाते, तो फिर कैंडिडेट बनते और मेजॉरिटी उनके पास थी तो वो हमें शिकस्त दे देते। बड़ा आसान काम था, लेकिन कहना कुछ और है और अमलन उनके साथ मेजॉरिटी नहीं है। बट हैविंग सेड ऑल दिस, एक बात तो गुरमानी साहब समझिए ना कि हम तो असेंबलियां या सिस्टम को प्रोसेस कराना चाहते हैं। हमारी तो ख्वाहिश ये है कि ये निज़ाम चलता रहना चाहिए, इसको डीरेल नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको अपनी तभी उम्र तक जाना चाहिए। पिछली 2 असेंबलियां अपनी तभी उम्र पूरी किए हैं। अब भी हो तो ये तसलसल जो है, तसलसल बुनियादी तौर पे इस्तेहकाम की तरफ जाता है। ये सियासी रास्ते सिखाता है, सियासी रास्ते पैदा इससे होते हैं। लिहाजा हमारे लिए तो ये गैर इत्मीनान की बात नहीं है, इत्मीनान की बात है। तो खैर साहब, वैसे जो सोमवार को इजलास होना था, आपके जब वो इजलास 11 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया है, तो अभी आप समझ रहे हैं कि अभी भी चौधरी परवेज इलाही साहब हों या पीटीआई, वो कोई ऐसे ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जिसमें डिले हो? देखें गुरमानी साहब, डिले भी करेंगे तो मेजॉरिटी तो नहीं मिल जाएगी, और एक हफ्ता मिल जाएगा, ज्यादा यही होगा। और दूसरा, मैंने पहले गुजारिश की है कि हमारा ऑब्जेक्टिव गवर्नर साहब अगर हमने करना होता और हम कोई बार कर रहे होते पंजाब हुकूमत पे, तो हम तो चीफ मिनिस्टर को 2 महीने पहले भी कह सकते थे ना जी कि आप एतमाद का वोट लें। हम तो महीना पहले भी कह सकते थे एतमाद का वोट लें। हमने वो सारा काम नहीं किया, और जब हमने महसूस किया कि अब ये सिस्टम डीरेल करने लगे हैं, तो हमने उनके रास्ते में एक रुकावट खड़ी कर दी। अब अगर इस पे डिले होता है तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव था और है कि ये निज़ाम कंटिन्यू रहे, वो तो कंटिन्यू चल रहा है ना, वो तो नहीं टूट रहा ना। तो वैसे कह रहे साहब, आपने भी बाजवा साहब की बात का जिक्र किया जो परवेज इलाही साहब ने फरमाया था।
अभी आप देखें कि बाजवा साहब के उस जिक्र के बाद मोनिस इलाही साहब इमरान खान से मिलते हैं, फिर कहते हैं कि हम उनके साथ हैं, और इमरान से परवेज इलाही साहब मुलाकात करके जब बाहर निकलते हैं तो वो कहते हैं कि अगर दोबारा बाजवा साहब के खिलाफ बात की गई तो हम भी बोलेंगे। तो आपको लगता है कि अब काफ और पीटीआई में भी कोई इख्तिलाफात जो है वो पैदा होना शुरू हुए हैं, या सूरत हाल उस तरफ जा सकती है? देखिए, काफ और पीटीआई का आपस में जितना इत्तेफाक है वो तो चौधरी परवेज इलाही साहब के इंटरव्यू से भी सामने आ गया, और खान साहब के ख्यालात भी उनके बारे में आप आगाह हैं। लिहाजा ये तो एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस थी, जो जबरदस्ती की शादी थी, जो अल्टीमेटली मैरिज ऑफ कन्वीनियंस बन गई। तो कायरा साहब, वैसे अब जो सियासी तनाव है, आप क्या समझते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या होगा कि इसको खान साहब को इंगेज करके इस सारी सूरत हाल का जो है कोई हल निकाला जाए, कोई वे फॉरवर्ड आपकी नजर में? देखिए, खान साहब तो एंगेज होने को तैयार ही नहीं है। वो तो सिवाय गालियां देने के अपोजिशन को, ना वो उनके मैंडेट को तस्लीम करते हैं, ना वो उन लोगों को पाकिस्तानी तस्लीम करते हैं जिन्होंने हमें मैंडेट दिया। अगर हमें भी लोगों ने वोट दिए हैं और मेजोरिटी में दिए, और खान साहब से ज्यादा वोट दिए हैं कलेक्टिवली, तो ये इस रवैये का क्या इलाज है? हम तो कभी भी पहले भी चाहते थे कि कोई रास्ता निकाला जाए, लेकिन खान साहब ना कोई रास्ता निकालना चाहते हैं। वो पंजाबी का एक तरीका है ना मिसला कि गलियों अमन सुनिया ते मिर्जा यार फिरे, वो वैसे वाली कैफियत का शिकार है। अब इस कैफियत का क्या किया जाए? लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि खान साहब को कल भी मायूसी हुई, अब भी मायूसी हुई, और लोग अब उनसे आस्ता आस्ता मायूस होना शुरू हुए कि हम जो समझते थे वो कोई और हैं। खान साहब का अपना हाल, उनको एक काम तो करना चाहिए था ना, किसी बात पे, अपने किसी वादे पे, अपने किसी ऐलान पे तो खड़े रहते। पंजाब में तो चले हमने कोशिश कर ली, अदालत ने स्टे दे दिया, फलान हो गया। केपीके की असेंबली को तो डिसॉल्व करने में कोई रुकावट नहीं थी। अगर वाकई खान साहब इसमें संजीदा थे और चाहते थे तो वो असेंबली तो डिसॉल्व कर दे, वो भी नहीं की। इसका मतलब यह है कि वो भी दिल से नहीं चाहते, बस जरा मुझे और आपको मौजूए सुखन दिया हुआ है ताकि आपका भी काम चले और हमारी भी सियासत चले। तो वैसे कह रहे साहब, फिर खान साहब चाहते क्या है कि ये इलेक्शन कैंपेन ही आप हम समझें कि ये इलेक्शन एक मुहिम है और असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करें और खान साहब अपना बयानिया लेकर आवाम की तरफ जाए? खान साहब के पास यही एक रास्ता बाकी बचा है। हम तो खान साहब को कह रहे थे कि हजूर आप आइए, बैठते हैं, बैठ के बात करते हैं, और आप शर्तें ना रखें, क्योंकि सियासत में शर्तें नहीं होती, मुतालबे होते हैं। मुतालबा रख के बात करें, और हम इलेक्शन कुर्बानी साहब 2 महीने पहले या 4 महीने बाद क्या फर्क पड़ेगा? तो क़यामत आ जाएगी। लेकिन अगर एक बंदा जिद करता है, अनाह का शिकार होता है और कहता है मैं दूसरों की गर्दन पे अंगूठा रख के ये फैसला कराऊंगा, तो इस तरह के फैसले तो कोई नहीं न मानता है न करने देता है। तो कायरा साहब, अब वो ये भी तनकीद करते हैं कि हमारे इस्तीफे जो फ्लोर ऑफ द हाउस दिए शाह महमूद कुरैशी साहब ने, तो वो मंजूर नहीं हो रहे। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का भी एक अंदिया दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे स्पीकर कौमी असेंबली के रवैये के खिलाफ। सारे रास्ते खुले हैं जी, वो स्पीकर साहब के पास नहीं जाते। बजाय इसके कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, वो जाएं स्पीकर चैम्बर में जाके बारी बारी ऐलान करके कह दें कि हमारे इस्तीफे कबूल करें, हो जाएंगे। ठीक है। तो कायरा साहब, एक आप जो गवर्नर साहब ने डी नोटिफाई किया सीएम साहब को, उस पर आपके ऊपर बड़ी तनकीद भी हो रही है कि एक इलेक्टेड जो वजीर आला हैं उनको गवर्नर जो है वो डी नोटिफाई करते। तो आप समझते हैं कि जमहूरियत में ये रिवायत होनी चाहिए? जमहूरियत में कानून और आइन के तहत फैसले होने चाहिए। रवायतें, अच्छी रवायतें कंटिन्यू होती हैं और रवायतें अच्छी, तो खराब रवायतें तब्दील भी होती है। अगर गवर्नर साहब ने कहा था कि एतमाद का वोट लें और उन्होंने एतमाद का वोट लेने से इनकार कर दिया, तो उसके बाद गवर्नर को क्या करना चाहिए? क्या कानूनी तौर पे गवर्नर को उनको डी नोटिफाई नहीं करना चाहिए? क्या ये अज्यूम नहीं होगा कि उनके पास अक्सरियत नहीं है और उनको रोक दिया जाए कि वो कोई गलत फैसला न करे? क्या ये कानूनी रास्ता नहीं है? क्या ये करीने कयास नहीं है? क्या ये लॉजिकल नहीं है? लेकिन कायरा साहब, फिर जो तहरीक अदम एतमाद वापस ली गई है पंजाब से, उसके पीछे फिर हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? देखिए, ये तो सारी बातें मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकता ना, वो उसकी कोई हिकमत है, लेकिन क्या है ये आपके साथ तो हिकमत शेयर नहीं करूंगा अभी मैं। जी, अच्छा,
ठीक है कायरा साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, कमर जमान कायरा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब यहाँ पर देखो, तहरीक अदम-ए-एतमाद वापस ली गई है। अब कायरा साहब कह रहे हैं कि उसके पीछे हिकमत है, लेकिन अब देखें कि वो हिकमत क्या क्या हो सकती है, वो वक्त आने पर ही पता चलेगा। नासिर जमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। उन्होंने खान साहब से हाल ही में एक मुलाकात भी की है। कुछ डेलीगेशन जो था सहाफ़ियों का, वो खान साहब के पास गया था और अहम मुलाकातें भी खान साहब की हुई हैं। इस हवाले से नासिर जमाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। अब आप क्या देख रहे हैं कि सूबे में सूरत हाल देखें तो कभी आईजी साहब जो हैं वो काम करने से इनकार कर देते हैं, कभी चीफ सेक्रेटरी इनकार कर देते हैं। तो सूरत हाल जो है उससे आप नहीं समझते कि सूबा जो है वो बुरी तरह मुतासिर हो रहा है सारे सियासी तनाव के बदले में? दादा, ये तो सिचुएशन देखिए, ये तो जब से अप्रैल से ये मामला चल रहा है, जब से पहला गुलजार साहब से इन्होंने रिजाइन लिया और फिर नया इलेक्शन जब हुआ चीफ मिनिस्टर का, तो उस वक्त से ही चल रहा है। बीच में थोड़ा सा एक अब कह लें कि जो 7-8 माह का रस आया प्रेजलाई का, उसमें कुछ कंपैरेटिवली बेहतर हुआ, लेकिन वो भी बेहतर इस सूरत में हुआ कि ना आईजी था हमारे पास कोई प्रॉपरली मतलब परमानेंट, ना कोई वो हमारे पास चीफ सेक्रेटरी था। तो इसी तरह से चलती रही एडमिनिस्ट्रेशन भी, टेम्परेरी अपॉइंटमेंट्स पे, टेम्परेरी बेसिस पे सारा। तो लोग जाहिर है फिर ऐसी सूरत पे ब्यूरोक्रेसी और पुलिस वो ऐसे फैसले नहीं लेती, जिम्मेवारी नहीं लेती जिसमें उन्हें डर हो कि यार कल कोई गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे। और जाहिर है पॉलिटिकल जो इस वक्त है कॉन्फ्लिक्ट, उसका इम्पैक्ट तो हर एक पे आ रहा है। तो अभी जो तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा हुई, आपने देखा कि वो वापस ली गई और फिर अदालती हुक्म या फैसला जो है वो हुक्म सामने आया। अब इस अदालती हुक्म के बाद आप क्या देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल अब भी जो सूरत हाल पहले थी वही इंटैक्ट रहेगी? सूरत हाल असेंबली तहलील होने की तरफ आप देख रहे हैं जाएगी, या फिर आप समझते हैं कि कोई बीच का रास्ता जो है वो निकल आएगा? देखिए, ये जो है ना ये कल का जो कोर्ट का ऑर्डर है, मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा जो है ना, ये दरमियान की राह जो निकाली गई है, ये कोई इतनी मतलब कोई खुशाइन चीज नहीं है। मेरा ख्याल है कि कोर्ट को चाहिए था कि वो मेरिट पे फैसला करती कि आइदर वे कि वो गवर्नर का कदम जो था, इकदाम थे जो गवर्नर ने किए, जो वो वो दुरुस्त थे, या स्पीकर का जो रूलिंग थी वो दुरुस्त थी। तो उनको चाहिए था कि एक साइड पे फैसला कर देते, बजाय इसके कि आप इसको लटकाएं। और अब 11 जनवरी तक जाएगा, फिर उसके बाद मेरा ख्याल है इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। अब पीएमएलएन ने तो आज डिसीजन भी लिया कि शायद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और राना सनाउल्लाह ने तो सुबह ये भी कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो इस पे एक्शन लेना चाहिए और पंजाब को इस बहरान से निकालना चाहिए। तो वो भी मतलब ये शुरू से ये लग रहा था, जिस दिन से गवर्नर का ये ऑर्डर आया था कि जब उन्होंने कहा था कि जी के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दें, और उसके बाद नो कॉन्फिडेंस की मोशन भी जमा हुई जब, तो उसी वक्त से लग रहा था कि ये मामला जो है वो कोर्ट में ही जाके हल होगा। लेकिन वो कोर्ट में भी जाके कोई इतनी जल्दी हल होने वाला नहीं है, उसमें भी टाइम लगेगा। तो अब वो कितना टाइम लगता है ये कह सकते, 11 को नेक्स्ट हियरिंग है तो उस वक्त। जी, नासिर जमाल साहब, ये जो सोमवार को इजलास बुलाया गया था, स्पीकर की गुफ्तगू आपके भी इल्म में होगी कि उन्होंने कहा था कि 11 जनवरी से पहले वज़ीर आला साहब जो हैं वो एतमाद का वोट ले लेंगे। लेकिन अब सोमवार का इजलास जो था वो 11 जनवरी तक मुलतवी हुआ है। तो इट मीन्स के 11 जनवरी से पहले वो स्पीकर वाली बात तो दुरुस्त साबित होते हुए नहीं नजर आ रही। जी, मेरा ख्याल है पता नहीं 11 जनवरी को भी शायद ये कॉन्फिडेंस का वोट तो शायद 11 जनवरी को भी मेरा ख्याल है ना ले, क्योंकि जो आज उमर सरफराज कीमा का स्टेटमेंट है, जो इनके चंद हफ्तों के लिए जो गवर्नर थे पंजाब के, तो उससे तो ये जाहिर होता है कि वो इस बात को मानने पे तैयार नहीं। तो मेरा ख्याल है कि ये अगर ये हाई कोर्ट इसको इंसिस्ट करेगी कि ये रास्ता निकाला जाए, तो प्रोबेबली मेरा ख्याल है फिर पीटीआई वगैरह वाले चले जाएंगे इधर सुप्रीम कोर्ट में। तो ये अल्टीमेटली जो है ये कोर्ट ने ही फैसला करना है, और वो सुप्रीम कोर्ट ही होगी अल्टीमेटली
मतलब आर्बिट्रेटर इसमें। सर जमाल साहब, ये जो तहरीक एतमाद आपने देखा कि जो जमा हुई सूबाई असम्बली में वज़ीर आला साहब के खिलाफ, अब वो वाकई हाई कोर्ट के उस हुक्मनामे के बाद, तो आप क्या समझते हैं कि ये कोई बैकडोर राब्ते भी हैं, ये कोई उसी तहत ये इकदाम उठाया गया है, या फिर इसके पीछे कोई दूसरी हिकमतें हो सकती है? देखिए, ये तो नजर सबको पता है कि बेसिकली जो जिस दिन तहरीक एतमाद जमा हुई और उसके बाद उन्होंने हाँ। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का दिया गवर्नर ने, तो उसका तो सीधा सीधा मतलब ये था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जमा ही इसलिए कराई गई कि कहीं असेंबली तहलील ना कर दी जाए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने से पहले। तो उसका तो इतना ही पर्पस था, क्योंकि उसमें उसमें एक जो बहुत बड़ा इशू है कि वो नो कॉन्फिडेंस की जो मोशन है वो कामयाब तो हो नहीं सकती। ये जो सुप्रीम कोर्ट की आखिरी रूलिंग थी कि जिसमें उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की जो शिक है, आइन की शिक है, वही उन्होंने इस तरीके से इंटरप्रेट कर दी है कि अब कोई बंदा फ्लोर क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मतलब पहले कहते कि वोट काउंट नहीं हो गए, अब तो मतलब वो भी खत्म हो गया सारा। तो वो तो सिर्फ असेंबली को तहलील होने से बचाने के लिए बेसिकली थी, तो वो तो वापस लेनी ही लेनी थी उन्होंने, वो तो कोई ऐसा नहीं है। और दूसरा ये है कि जो कॉन्फिडेंस का जब वोट कहा जाता है तो उसमें जाहिर है कि ये बर्डन ऑनर्स जो है ये चीफ मिनिस्टर पे होता है कि वो अपनी मेजोरिटी साबित करे। तो उनका मकसद यही था कि चीफ मिनिस्टर अपनी मेजोरिटी साबित करे, और अगर नहीं कर सकते तो फिर उसका बाद जो है वो मतलब नया चीफ मिनिस्टर है उसकी जगह। ये जो बातें चली काफ और पीटीआई के दौरान के सीट एडजस्टमेंट होगी, आपके भी इल्म में होगा कि ये बातें भी सामने आई कि काफ लीग ने शायद 10 सूबाई असम्बली और 30 जो है 10 शायद कौमी असम्बली और 30 सूबाई असम्बली की सीटें भी मांगी हैं। तो अब मतलब कुछ इस तरह का फिगर जो है वो सामने आ रहा है। तो आप समझते हैं कि ये इत्तेहाद काफ और पीटीआई का परवेज इलाही साहब का बरकरार रह सकेगा, या फिर इसमें कोई कामयाबी नहीं होगी सीट एडजस्टमेंट के अलावा, या वो जो 10 और 30 का जो फिगर बताया जा रहा है? देखिए नादिर, अभी तक तो मुझे ये लगता है कि ये तो इनका ये लाइंस जो है ये कंटिन्यू करेगा। अभी तक जो सिचुएशन है उसमें तो मुझे यही नजर आता है। और उसमें ये जो गिव एंड टेक है कि 30 मांगी 15 मांगी जो भी है, वो तो उसमें आपस में वो कर लेंगे, किसी ना किसी तरह से मेरा रिजॉल्व कर सकते हैं। वो इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए नहीं। अगर इन्होंने एक दूसरे के साथ है ना, तो वो 2 सीटें वो दे दे ना दे, मतलब उससे कोई इतना बड़ा मेजर कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। सो मेरा ख्याल है कि अनलेस के अब एक जो चीज जो है वो ये है कि परवेज इलाही ने खुद भी मानी है, उनके बेटे जो है मोनिस इलाही उन्होंने भी मानी है कि वो पीटीआई के साथ गए ही उस वक्त थे जबकि उन्हें पीछे से इशारा हुआ जब बात या होगी। तो मेरा ख्याल है कि वो जब तक कोई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई उनको इशारा नहीं आता तो वो पीटीआई के साथ ही खड़े हैं। लेकिन नासिर जमाल साहब, यहाँ पर आप देखें ना कि ये तासुर भी मिल रहा है कि शायद मोनिस इलाही साहब और परवेज इलाही साहब खुद सेम पेज पर नहीं है। अब मोनिस इलाही साहब मुलाकातें करते हैं खान साहब के साथ और ट्वीट करते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं। परवेज इलाही साहब जाकर कहते हैं कि अगर अगली दफा बाजवा साहब के खिलाफ बात की गई तो वो भी बोलेंगे। ये बात मोनिस इलाही साहब नहीं करते। तो आपको लगता है कि सेम पेज पर अभी भी हैं तमाम लोग? नहीं जी, वो जो परवेज इलाही है या मोनिस इलाही है वो एक ही पेज पर है, और ऐसा उनमें उनमें कोई ऐसा मतलब कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कहीं कोई किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है, अभी तक नहीं है। और अगर होता तो ये मेरा ख्याल है कि ये हम इसमें कुछ सारी जो अरेंजमेंट है पंजाब में, तो इसको हम शायद इसमें कोई चेंजेस देख चुके होते अब तक। तो ऐसा कुछ नहीं। तो आपने खान साहब के साथ मुलाकात भी की है, दीगर जो कोलीग थे आपके वो भी आपके साथ थे। तो खान साहब अब क्या सोच रहे हैं? क्या खान साहब के साथ या खान साहब के सामने किसी ने ये सवाल रखा कि 23 दिसंबर को आपने डेडलाइन दी थी, आप पर पहले ही तनकीद होती है कि आप यू टर्न लेते हैं, तो उनका हाई कोर्ट के फैसले के बाद बाजवा साहब से मुतल्लिक जो परवेज इलाही साहब का बयान था उसके बाद खान साहब अब क्या सोच रहे हैं? कल जो आपकी मुलाकात हुई उसमें क्या उनका मूड क्या था खान साहब का? जो कल जो उनसे मुलाकात हुई, बात हुई हमारी उनसे, तो वो उसमें
बेसिकली ज्यादातर कुछ पुरानी ही बातें थी, लेकिन हमने कोई 2-3 चीजें पूछी उनसे। हमने उनसे पूछा कि आपकी कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई नई जो आर्मी चीफ आए हैं और नहीं कोई हुआ है, कांटेक्ट हुआ है, तो वो उसमें उन्होंने मतलब वो काफी मुझे उनकी जो लग रहा था कि वो इस बात पे मायूस है कि अभी तक उससे कोई रास्ता नहीं हुआ, ना उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किसी किस्म का कोई सिग्नल दिया उन्होंने, तो उस पे वो काफी मायूस थे। और वो ये उन्होंने उनके जो अल्फाज थे वो ये कह रहे थे कि अभी तक जो है एस्टेब्लिशमेंट में बाजवा डॉक्ट्रिन चल रही है। तो बाजवा डॉक्ट्रिन के बारे में उनसे जब पूछा गया कि वो क्या है, तो वो बेसिकली उन्होंने कहा थी कि वो जो है वो बाजवा डॉक्ट्रिन जो थी वो ये थी कि जो करप्ट लोगों का जो टोला है, जिसके बारे में वो कहते हैं कि नवाज और जरदारी जो है उसके सरफराज इस्तीफे के, तो वो उनको उनको बचाना और उनको लेके आना, ये सारा जो है ये बाजवा डॉक्ट्रिन है। और उसमें उन्होंने कहा कि, और दूसरी जो मेरा तो मतलब पहले भी उनके जब भी उनको टीवी पे भी सुना है या कहीं सुना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इलेक्शन से नीचे कोई चीज पे मानेंगे। वो इसी पे है कि नए इलेक्शन हो, और वो बड़े, और उनका ख्याल है कि शायद जो पीडीएम है, जो खासतौर पे नवाज शरीफ और जरदारी का इन्होंने नाम लिया, और उन्होंने कहा कि ये दोनों लोग जो है ये नहीं चाहते कि इलेक्शन हो, ये डरते हैं कि ये हार जाएंगे इस वक्त इलेक्शन। और उनका ये भी ख्याल था कि शायद ये हुकूमत जो है ये इलेक्शंस को बियॉन्ड 2023 जो है ना वो लेके जाए, कोई इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर करके किसी और कोई एक्सक्यूज बना के तो ये करे। तो ये उनका ख्याल था, लेकिन उसके साथ उनका ये और जो ख्याल था, उनका ख्याल था कि हमारी इकोनॉमी की जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, वो इस तरह की अब हो गई है कि ये इलेक्शंस को डिले कर नहीं सकते, इन्हें इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे। और उनसे जब मैंने ये पूछा कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कह रहे हैं, उन्होंने एक बात की कि जी कि जो हमारे रिजर्व की सूरत हाल है और जो हमारे एक्सटर्नल बैलेंसेस की इम्बैलेंस का इशू है, तो उससे उनका ख्याल था कि ये हम शायद जनवरी में नहीं तो फरवरी में डिफॉल्ट कर जाएंगे, जैसे श्रीलंका ने किया। तो मैंने जब उनसे ये बात की, मैंने कहा जी कि अगर आईएमएफ के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं, और जैसे कि हम सुन रहे हैं कि सऊदी अरेबिया और चाइना की तरफ से भी कोई, सऊदी अरेबिया भी एडिशनल सपोर्ट दे रहा है, चाइना भी दे रहा है, तो ऐसी सूरत में जब आ जाती है और इकोनॉमी मतलब डिफॉल्ट भी खत्म हो जाता है, डिफॉल्ट का रिस्क, और इकोनॉमी कुछ स्टेबल होने की तरफ चल पड़ती, तो देन आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी। तो उस पे जो है उनका ख्याल था कि ये अगर आईएमएफ आई तो आईएमएफ की कंडीशंस काफी स्ट्रांग होंगी, मतलब काफी स्ट्रिंजेंट होंगी। गैस की प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, बिजली की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। तो वो कहते हैं कि इसका असर लोगों पे आएगा। तो कहते हैं कि मुझे इससे दोनों सूरतों में कि ये आईएमएफ आती है, ऑन बोर्ड होती है या नहीं होती, नुकसान जो है वो पीडीएम का है, फायदा मेरा है। तो उनका क्या था कि वो हर सूरत में इलेक्शन की तरफ हम जाएंगे, और उसमें उनका ये ख्याल है कि पीटीआई ही जीतेगी। तो ठीक है। अब वज़ीर आला पंजाब जो हैं अब आगे क्या सोच रहे हैं, जो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है उसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। ज़ैन भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। अब इस वक्त अगर आप सूरत हाल देखें तो जो लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया है, उसके बाद जो स्पीकर की भी गुफ्तगू थी कि 11 जनवरी से पहले वज़ीर आला साहब जो है वो इत्मीनान का वोट ले लेंगे। अब सोमवार का इजलास जो है वो 11 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया है। तो क्या ये तासुर लिया जाए कि वो इम्कान खत्म हो गया है कि 11 जनवरी से पहले परवेज इलाही साहब जो है वो इत्मीनान का वोट ले लेंगे? नहीं, सबसे पहले तो देखें जी, इसमें कुछ मामला जो है वो आला अदलिया जो है वो उसकी तरफ से जो हमें गाइडेंस मिली है, और दोनों फ्री कैन को कल जो है वो जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट ने तलब किया था, तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि अब अदलिया के फैसले का एहतराम है। लेकिन जो असम्बली तोड़ने का फैसला है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब का है, और हम उनके हुक्म के पाबंद हैं। और खान साहब जब भी जो है वो हुक्म करेंगे, हम इंशाल्लाह जो है ना वो असेंबली तोड़ने में एक मिनट भी नहीं लगाएंगे। और इस ज़मन में हमने सारा वजन इमरान खान साहब के पलड़े में डाल दिया है, चूंकि आला अदलिया ने 11 जनवरी तक जो है वो समाअत को मुलतवी की। तो उस सिलसिले में इस ज़मन में हम पाबंद हैं।
लेकिन जहां तक असेंबली तोड़ने का फैसला है, 11 को इंशाल्लाह ताला एतमाद का वोट लेते इंशाल्लाह इमरान खान साहब जो फैसला करेंगे असेंबली की तहलील के बारे में, हम इंशाल्लाह उस पर अमल करेंगे। अच्छा, तो अभी वैसे परवेज इलाही साहब को ये भी खदशा है कि उनकी पार्टी के अपने लोग तो शायद हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के कुछ लोग हैं जो वो एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ऐसी कोई सूरत हाल पंजाब में बनने जा रही है? सर आई डोंट थिंक सो। उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब इस टाइम जो पॉपुलैरिटी एज द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द पाकिस्तान, अमंग द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द पाकिस्तान, जो इमरान खान साहब अपनी पॉपुलैरिटी को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, और जिस तरह पीटीआई की एक वेव है, मैं नहीं समझता कि कोई भी एमपीए जो है वो इमरान खान साहब की पार्टी का जो है वो इमरान खान साहब के फैसले के अगेंस्ट जाएगा या इमरान खान साहब के जो ऑर्डर को ओबे नहीं करेगा, क्योंकि जिन्होंने इमरान खान साहब का फैसला नहीं माना और वोट अगेंस्ट द पार्टी दिया, उनको ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने उनका जो हशर किया वो हम सबके सामने। तो वैसे जो खान साहब ने डेडलाइन दी थी, आपने देखा 23 दिसंबर की उन्होंने तारीख दी थी कि असेंबलियां तहलील की जाएंगी। अब वो जो ऐलान था उस पर अमल दरामद, वो हाई कोर्ट का फैसला या दूसरी चीजें आप कहें, वो नहीं हो सका। तो आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ या खान साहब के उस बयानिए को नुकसान जरूर पहुंचा है? मैं नहीं समझता, क्योंकि उनका पब्लिक के अंदर जो है वो जो बयानिया है वो नहायत मकबूल है, और उनके मुकाबले का किसी भी लीडरशिप का जो है वो बयानिया नहीं है। और चूंकि इमरान खान साहब का जो है वो स्टैंड है वो बिल्कुल वाजे है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बल्कि और उन्हें मकबूलियत और तकवीयत मिलेगी इमरान खान साहब के बयानिए को। तो वैसे आप अगर भट्टी साहब देखें तो जो परवेज इलाही साहब ने खान साहब के साथ मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने कहा कि दोबारा अगर बाजवा साहब के खिलाफ बात की गई तो वो भी बोलेंगे। तो क्या बाजवा साहब का मामला हो या दीगर मामला हो, बहुत से ऐसे नुकात हैं, आप इस बात से इत्तफाक करेंगे कि परवेज इलाही साहब खान साहब की बातों या फैसलों पर इत्तफाक नहीं करते? नहीं, हमारी जहां तक सर पॉलिटिकल लाइन है उसमें बिल्कुल क्लैरिटी है, बल्कि आपका चौधरी मोनस इलाही साहब के ट्वीट आपकी नजर से गुजरे हों, हम बिल्कुल इंशाल्लाह इमरान खान साहब के साथ डट के खड़े हैं, और इंशाल्लाह ताला हमारा जो सारा फोकस है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इत्तेहाद है, और इंशाल्लाह ताला आइंदा इलेक्शन के अंदर भी हम एज ए इत्तेहादी जाएंगे, और वी स्टैंड फर्म विद हिम, वी आर इंटैक्ट, और इंशाल्लाह ताला हमारा जो इत्तेहाद है वो मुखालिफिन को अल्लाह के फजल करम से आइंदा इलेक्शन में बहा कर ले जाएगा। तो भट्टी साहब, वो जो परवेज इलाही साहब कहते हैं कि अगर दोबारा खान साहब ने बात की तो फिर हम भी बोलेंगे, तो फिर उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, उसमें चोई साहब ने जो है वो अपने इंटरव्यू में जो है वो जो पैगाम दिया वो तो अल्टीमेटली उसमें जो ब्रॉडर एस्पेक्ट में अगर आप देखें तो चोई साहब का ये है कि इदारों के खिलाफ किसी किस्म की जो है वो हमें हमारे लिए बाइस इज्जत और तकरीम है तमाम। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की कोई भी बात नहीं है। इंशाल्लाह वी आर विद इमरान खान साहब, और मेरे कायद चौधरी मोनस इलाही साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब इंशाल्लाह जो है ना वो खड़े हैं, और इंशाल्लाह ताला खड़े रहेंगे। सर, ये भट्टी साहब, ये भी एक बड़ी खबरें जो हैं वो सामने आती हैं कि परवेज इलाही साहब इस्लामाबाद आते हैं, 2 घंटों के बाद वापस पंजाब पहुंच जाते हैं। क्या इस वक्त भी जरदारी साहब के साथ या मियां साहब के साथ कोई राब्ते हुए हैं, उनके साथ कोई बात चल रही है, कोई डायलॉग हो रहे हैं सर? नहीं नहीं, बिल्कुल भी। अच्छा, तो फिर आपकी नजर में ये जो एक सियासी तनाव है, इसका हल फिर क्या है कि पंजाब में अगर आपकी हुकूमत आई है तो उसके बाद ये जो एक बहरान सर, जैसी सियासी कैफियत है? तनाव का हल कुछ भी नहीं है। सियासी तनाव का हल जो है वो यही है कि जो पीडीएम टोला है उसकी जो हाँ। हकीकत है उससे पाकिस्तान के अवाम आशना हो चुके हैं, और उनकी गवर्नेंस का पोल खुल चुका है, और उनके जो दावे थे महंगाई कंट्रोल करने वाले, माशियत को बेहतर करने वाले, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने वाले, वो बिल्कुल जो है वो धरे के धरे रह गए हैं, और उन्हें अभी तक किसी किस्म की कोई कामयाबी नहीं मिल सकी, बल्कि उल्टा जो है वो इन्होंने माशियत को बड़ा जबरदस्त नुकसान पहुंचा, जिसमें आप महंगाई, अशाए खुर्दो नोश, और इसके अलावा आप बिजली के बिलों में जो अवाम का कचूमर निकल गया है। आई डोंट थिंक सो कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में पीडीएम जो है वो किस मुंह से जो है वो अवाम के पास जो है वो वोट मांगने जाएगी। आपने आपने गुफ्तगू सुनी होगी, साद रफीक साहब ने आज ही कहा है कि उनकी हुकूमत को आप लोगों ने काम करने नहीं दिया। नहीं सर, काम किस तरह करने नहीं दिया? हुकूमत में वो हैं, करके
करना चाहिए, अब डिलीवर नहीं हो रहा, तो अब ये तो वो मैं ना मानूं वाली पॉलिसी है, या ये समझ लें कि किसी को अदर ब्लेम गेम समझ लें। तो भट्टी साहब, ये जो तहरीक एतमाद जमा कराई गई परवेज इलाही साहब के खिलाफ, फिर वो वापस ली गई, तो आप समझते हैं कि ये बैकडोर राब्तों का कोई नतीजा है कि अपोजिशन ने वो तहरीक वापस ली है, या इसके पीछे कुछ और जो हिकमत है वो हो सकती है? अदम एतमाद की तहरीक तो आप तब पुट करते हैं कि जब व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट एनफ कि यू हैव द एक्चुअल नंबर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस। तो जब आपके पास मेंबरान ही पूरे नहीं है, तो आपने जो है वो एतमाद या अदम एतमाद की तहरीक का क्या करना है? ये सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स हैं या चीजों को लिंगर ऑन करने के लिए है, और टाइम टेकिंग टेक्निक्स तो हो चुकी हैं इनका, ना तो कोई सियासी तौर पे कोई ताल्लुक है, ना इन हाउस इनके अंदर कोई मैच्योरिटी है, और ना जो है वो, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा पीडीएम टोले को कि व्हाट वी हैव टू डू एक्चुअली। ठीक है, ठीक है, ठीक है ज़ैन भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ज़ैन भट्टी साहब की गुफ्तगू होनी, अब देखें कि आने वाले दिनों में खास तौर पर पंजाब में क्या डेवलपमेंट सामने आती है। आज जो सोमवार को इजलास होना था सूबाई असम्बली पंजाब का, वो 11 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया है। इससे पहले स्पीकर ने ये कहा था कि 11 जनवरी से पहले वज़ीर आला साहब जो हैं वो एतमाद का वोट ले लेंगे। अब देखें कि आने वाले दिनों में खास तौर पर पंजाब की सूरत हाल किस तरफ जाती है। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।